नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात यानी दिन की सभी बड़ी खबरें। मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। स्मृति ईरानी को रायबरेली दिशा कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। ध्यान दीजिए, रायबरेली जहां पर अभी भी सोनिया गांधी सांसद पद पर काबिज हैं, लेकिन अब रायबरेली में सोनिया गांधी का यह संसदीय क्षेत्र जहां कमेटी के अध्यक्ष वो हुआ करती थी, उनके बदले अब स्मृति ईरानी को अध्यक्ष बना दिया गया है। सोनिया गांधी इस कमेटी की सह अध्यक्ष बनाई गई हैं। ग्राम विकास मंत्रालय ने रायबरेली जिला प्रशासन को के नाम भेजा है, जिसमें स्मृति ईरानी को अध्यक्ष और सोनिया को सह अध्यक्ष बनाने की बात कही है। दिशा कमेटी का कॉन्सेप्ट साल 2016 में आया था। ग्रामीण इलाकों में सर्वांगीण विकास और योजनाओं को सही तरीके से लागू करने के लिए इस कमेटी का गठन किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र की 28 ऐसी योजनाएं हैं जिनके समन्वय की जिम्मेदारी दिशा कमेटी की होती है। मनरेगा, अंत्योदय आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं को कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दिशा कमेटी की होती है। तो काफी अहमियत होती है अब दूर दराज के इलाकों तक विकास को पहुंचाने में इसके जरिए। लेकिन अब इसमें वर्चस्व होगा बीजेपी का। स्मृति ईरानी होंगी अध्यक्ष और सह अध्यक्ष होंगी सोनिया गांधी। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दिशा कमेटी के गठन के लिए 3 पॉइंट बताए हैं। दिशा कमेटी का अध्यक्ष क्षेत्र का सांसद होना चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय सांसद के नाम की सिफारिश करेगा। अगर किसी जिले में एक से अधिक सांसद हैं तो सीनियर जो सांसद होगा उसे अध्यक्ष बनाया जाएगा। अगर 2 जिलों के इलाकों को मिलाकर लोकसभा सीट बनती है तो भूभाग के आधार पर अध्यक्ष तय किया जाएगा। रायबरेली लोकसभा सीट में ऊंचाहार, बछरावा, हरिश्चंद्रपुर, सरेनी और रायबरेली विधानसभा को मिलाकर लोकसभा सीट बनती है और रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी हैं, लेकिन दिशा कमेटी का अध्यक्ष स्मृति को बनाया गया है। जो दिशा समिति है उसके लिए हमें मीडिया रिपोर्टों से ही पता चला अभी तक कि माननीय स्मृति ईरानी मैडम को अध्यक्ष बनाया गया है इसमें, लेकिन अभी तक हमें आधिकारिक पत्र, ऑफिशियल पत्र अभी तक शासन की तरफ से हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जब हमें आधिकारिक पत्र प्राप्त हो जाएगा तभी हम इस पर टिप्पणी कर पाएंगे। केएल शर्मा सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि मेरे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी, ये खबर तो आपको भी पता चली होगी। हेलो केएल शर्मा जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सोनिया गांधी अब दिशा कमेटी के अध्यक्ष नहीं रहेंगी, स्मृति ईरानी को बनाया जा रहा है। योर रिएक्शन सर, आपका रिएक्शन? नहीं, रिएक्शन नहीं, ये प्रोटोकॉल के तहत है, इसमें कोई राजनीति तलाशने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे प्रोटोकॉल, इससे दिशा की गाइडलाइन है ये, ठीक है ना, क्योंकि स्मृति जी बीइंग ए मिनिस्टर इसकी वो है। अगर वो सिंपल एमपी होती तो सोनिया जी होती चेयरपर्सन इसकी। ओके, वो उनको जो मिनिस्टर है तो उनके प्रोटोकॉल के अनुसार वो ये है। अगर वो सिंपल एमपी होती है अमेठी की तो सोनिया जी चेयरपर्सन होती। ओके, तो इसलिए कोई मलाल नहीं है, कोई मलाल की बात नहीं कांग्रेस मलाल के तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, इसमें मलाल की क्या बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन। तो केएल शर्मा जी, मलाल तो जरा होता होगा कि शायद एकमात्र सीट अब बची हुई है लोकसभा की यूपी में, रायबरेली में सोनिया गांधी जी की, लेकिन वहां भी उनका वर्चस्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है। नहीं, वर्चस्व तो खत्म नहीं हो रहा, जो एडमिनिस्ट्रेशन का नंगा नाच है उसके कारण खत्म हो रहा है। अदरवाइज जनता के अंदर आज भी सोनिया जी की जो है वो है जनता के अंदर। ठीक है, एक गिने चुने वोटों को जो खरीदो फरोख्त वाला है उसको मतलब के कारण हम लोग कमजोर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद केएल शर्मा जी न्यूज 18 से जुड़ने के लिए। तो प्रोटोकॉल के तहत ये हो रहा है, इसलिए कोई मलाल नहीं कांग्रेस को। और अब बात बड़ी खबर की करते हैं, बीजेपी के महामंथन की। लखनऊ में करीब 1.5 घंटे तक चली बीजेपी की बड़ी बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कल होने वाली कार्य समिति की बैठक का एजेंडा तय किया गया है। बैठक में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम राधा मोहन सिंह, सुनील बंसल मौजूद रहे और ये बैठक अभी खत्म हुई है। 1.5 घंटे तक चली बैठक। कल कार्य समिति की बैठक होगी, उसके एजेंडे पर बात करने के लिए यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें खुद सीएम भी पहुंचे थे और तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के यहां से लेकर केंद्र तक के सब पहुंचे थे। और अब यह बैठक खत्म हुई है। क्या एजेंडा तय हुआ है कल का? कार्य समिति की बैठक में क्या क्या बातें होंगी? चुनाव से पहले
कि कार्य समिति की जो बैठक कल से हो रही है 2 दिनों की, उसको लेकर के बड़ी बातें हैं, बड़ी उम्मीदें हैं और काफी अहम माना जा रहा है। और उस बैठक में एजेंडा क्या होगा इसको तय करने के लिए आज सारे नेता एकजुट हुए थे, जिसमें खुद सीएम योगी भी मौजूद थे। अनामिका जुड़ गई हमारी संवाददाता। अनामिका, क्या पता चल पा रहा है इस बैठक में आज क्या क्या बातें तय हुई? देखिए, फिलहाल अजय, पार्टी मुख्यालय पे चल रही कार्य योजना की बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी मुख्यालय से निकल चुके हैं, वो 5KD पहुंच रहे हैं। और देखिए, तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जो अंदर से बाहर आए हैं, वो अब गाड़ी में बैठ करके यहां से निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात ये कि जो जानकारी निकलकर सामने आई है कार्य योजना को लेकर, उसमें जरूर ये कहा गया है कि जिस तरीके से पिछले दिनों पंचायत के चुनाव हुए हैं या कोरोना को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका प्रबंधन किया है, ये सारी बातें जनता के बीच में जानी चाहिए कि सरकार ने किस तरीके से काम किया है। और पंचायत चुनाव के नतीजे बताते हैं कि सरकार के कामकाज पर जनता की एक्सेप्टेंस मिली है और जनता ने इसको सराहा है। लिहाजा प्रदेश कार्य समिति की जो कल बैठक होगी उसमें अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करने के साथ साथ इस बात पर भी चर्चा होगी कि पंचायत चुनाव के नतीजे बताने के लिए काफी है, प्रतीक है इस बात का कि सरकार ने बेहतरीन काम किया है। लिहाजा पार्टी जब चुनाव प्रचार के लिए आगे जाएगी तो इन कामों को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर प्रारूप तैयार किया जाएगा। इसके अलावा राजनीतिक प्रस्ताव की बात करें हम, आर्थिक प्रस्ताव की अगर बात करें हम, तो देखिए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पार्टी मुख्यालय से निकल रहे हैं और अब जो अन्य पदाधिकारी हैं वो अंदर मौजूद एक एक करके वो भी अब बाहर निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि कल जो कार्य समिति की बैठक होनी है, जिसके आधार पर यह माना जा रहा है कि 2022 के चुनाव से पहले जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है वो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि संगठनात्मक कामकाज को की जो रूपरेखा है उसकी तैयारी की जाएगी। और उसी को लेकर के आज करीब 2 घंटे बैठक चली है। इस 2 घंटे की बैठक में कल की कार्य समिति की बैठक के अलावा यह भी तय किया गया है कि आने वाले दिनों में, इन 6 महीनों में पार्टी के लिए राजनीतिक मुद्दे क्या रहेंगे, सामाजिक मुद्दे क्या रहेंगे, जिसको लेकर पार्टी चुनाव प्रचार में जाएगी। और जैसे आपके बगल से तमाम बड़े बड़े नेता यहां से निकल कर जा रहे हैं पार्टी से, पार्टी में हुई क्या बातचीत, क्या कोई बोलने को तैयार नहीं? अगर कोशिश करें, फर्स्ट रिएक्शन। देखिए, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने हमसे बात की बाहर निकलने के बाद और उन्होंने ये बताया कि प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक होती है वो संगठनात्मक बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक होती है। ये प्रदेश कार्य समिति के लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें संगठन के कामकाज का ढांचा तैयार किया जाता है। लिहाजा इस बार भी जो इसकी बैठक हुई है इसमें यह तय किया गया है कि कार्य समिति की बैठक में किन किन मुद्दों को उठाया जाएगा, किन किन मुद्दों पर अपनी बात रखी जाएगी। जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपना संबोधन देने वाले हैं, जिसके बाद अलग अलग कार्यकारिणी के लोगों को बोलने का मौका भी मिलेगा। तो सभी अपनी राय देंगे, रायशुमारी होगी उनके आगामी चुनाव को लेकर, जो उनके जहन में चल रहा है वो अपनी बात रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि जो प्रचार का खाका है, जो मैं पहले भी जिक्र कर रही थी कि प्री इलेक्शन टाइम या फिर इलेक्शन के बीचों बीच जो प्रचार के कार्यक्रम होंगे उसमें संगठन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको भी लेके कल बात होगी कि संगठन कैसे आगे बढ़ेगा अपने कामकाज को लेके, या सरकार के कामकाज को जनता तक कैसे पहुंचाया जाएगा। तो उसको लेकर के आज जो कार्य योजना तैयार हुई है, एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है राजनीतिक प्रस्ताव का या आर्थिक प्रस्ताव का, उस पर आज अंतिम मुहर। एब्सोल्युटली अनामिका, देखना ये होगा कि कल जब कार्य समिति की बैठक की शुरुआत होती है तो फिर क्या क्या बातें होती हैं। और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। राम मंदिर ट्रस्ट की अयोध्या में हुई बैठक में यह तय हुआ है कि 2023 तक दर्शनार्थियों के लिए नवनिर्मित मंदिर के द्वार खुल जाएंगे और दर्शन पूजन शुरू हो जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक 2025 में राम मंदिर पूरी तरह तैयार हो जाएगा। पूरा परिसर सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए मंदिर के जो अतिरिक्त हिस्से हैं उसका निर्माण का काम, मंदिर के निर्माण के काम में बाधा न पहुंचे, इसके लिए 2 दिन तक चली बैठक में एक मोटी रूपरेखा तय की गई है। और अब यह किया गया है कि मंदिर को 2023 तक खोल दिया जाएगा। भगवान के दर्शन 2023 समाप्त होने के पहले करा दें, शुरू कर देंगे। जन्म स्थान जहां गर्भगृह बनने वाला है वहां भगवान की स्थापना और श्रद्धालुओं के दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए मंदिर के अतिरिक्त जो भाग है उसका निर्माण कार्य और मंदिर के निर्माण कार्य में बाधा ना पहुंचे, तो एक मोटी मोटी रूपरेखा ऐसी बनी है कि मंदिर का निर्माण कार्य हम 2023 तक
दर्शनार्थियों के दर्शन शुरू कर देंगे, लेकिन 2025 खत्म होते होते संपूर्ण 70 एकड़ परिसर परिपूर्ण ढंग से विकसित हो जाएगा। जी हाँ, तो ये तो बात राम मंदिर की है। 2023 तक मंदिर खुल जाएगा, मगर चारों धामों में देवस्थानम बोर्ड का जो चल रहा है विवाद, इस बीच शुक्रवार को सीएम पुष्कर धामी की अध्यक्षता में देवस्थानम बोर्ड की मीटिंग होने जा रही है। सचिवालय में बुलाई गई इस मीटिंग में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज समेत चार धामों के बोर्ड में शामिल पुरोहित भी मौजूद रहेंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा चारधाम यात्रा रहेगी, लेकिन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि पुरोहितों की जो भी समस्याएं होंगी उन्हें भी मीटिंग में रखा जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि पंडा पुरोहितों के हक हुकूक की पूरी तरह सुरक्षित किए जाएंगे, संरक्षित होंगे। और कुछ ही पलों में दिन की और भी बड़ी खबरें। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरे, पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किया। पंचायत चुनाव में धांधली, महंगाई, बेरोजगारी समेत कुल 8 मुद्दों को लेकर के पार्टी नेता जगह जगह सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान एसपी नेता कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से उसे भूलते नजर आए। कई कार्यकर्ताओं ने मास्क तक नहीं पहना था और सोशल डिस्टेंसिंग का तो कहीं ख्याल ही नहीं था। कई जगह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान हंगामा भी किया और पुलिस के साथ भी भिड़े। एसपी ने सभी तहसील मुख्यालयों में से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बदायूं, शामली और कन्नौज में भी एसपी नेता सड़क पर उतरे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी गई है। बीजेपी नेता कपिल मिश्र ने सत्येंद्र जैन और उनके विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कपिल मिश्र का दावा है कि सत्येंद्र जैन ने कोरोना काल में अपने व्यापारी दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए मार्केट रेट से ज्यादा रुपए देकर स्वास्थ्य विभाग में खरीदारी की। भयानक महंगे दामों पर, मार्केट रेट से कई गुना ज्यादा दामों पर मेडिकल इक्विपमेंट खरीदे हैं दिल्ली सरकार ने। हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन के खिलाफ और उनके अधिकारियों के खिलाफ ये हमने शिकायत दर्ज कराई है। ये अभी शिकायत दर्ज कराई गई है रोहिणी में, दिल्ली पुलिस में। और आप हैरान रह जाएंगे कि कोरोना काल में किस प्रकार का भयानक भ्रष्टाचार सत्येंद्र जैन और उनके मंत्रालय के द्वारा किया गया। कोरोना काल में कुछ ही पलों में जारी है यहाँ बाकी खबरों का सिलसिला। नमस्कार।